नहीं, इस पे लिखा हुआ तो आ जाएगा ना, इस पे अगर आप करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सरोज साहब ने माशाल्लाह आपको काफ़ी तफसील से बता दिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट में कोशिश करूँगा समराइज़ कर दूँगा, क्योंकि ये एक दफ़ा से आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कुछ जो चीज़ें आपके सवालात हैं वो भी एंड पे, और जो चीज़ें कुछ रह गई हैं वो इंशाल्लाह इसको समराइज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये आयरिस, जैसे मैंने बताया, आप गूगल पे लिखें आयरिस। आयरिस ये पोर्टल है FBR का, जिस पर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स को जमा करते हैं, राइट। तो इसके ऊपर ये वेबसाइट खुलेगी, ये पोर्टल खुल गया सामने। आप देख रहे हैं सामने एक ब्लैंक आ रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, विच इज़ योर CNIC नंबर इन जनरल, और उसके बाद पासवर्ड है, जो कि जब आप इसको रजिस्टर्ड करते हैं, इन्होंने शुरू में बताया था, उसके मुताबिक आपका एक पासवर्ड सेट हो जाता है। ये इनके पास काफ़ी सारे सेव हैं, तो सरोज साहब का ही हम लॉगिन कर लेते हैं। ये बोला सर जी, इसको ज़रा कर लें फिंगर। ये आपने जब लॉगिन कर लिया, ये अब लिखा हुआ आ गया पासवर्ड आपके सामने। ये पोर्टल सर खुल गया है। मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ, जब आप पहली दफ़ा ये काम करते हैं, पहली दफ़ा आप टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं इस साल की, ये मंथ जो है इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिटर्न इस मंथ में बहुत ज़्यादा लोग जमा करवाते हैं, क्योंकि डेडलाइन बिल्कुल करीब है, सैलरीड पर्सनस खास तौर पर। यहाँ पर आप जाते हैं डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन के अंदर ये देखें नॉर्मल रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है। इवन यहाँ पर ये देखें सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस पर क्लिक किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी ड्राफ्ट्स के अंदर मौजूद है। ये मैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये ड्राफ्ट्स का जो उसके ऊपर कर्सर है, मैं ड्राफ्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलें, कोई बात नहीं, चलें। नहीं, एंट्रीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा मैंने वक्त नहीं लगाना, टाइम बस थोड़ा सा उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़। ये आपके सामने 114 और ये 1 जो है, ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो ये इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस पर मैंने टैप किया, ये कर्सर बना है एडिट का। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करके नए सिरे से करना चाहते हैं, तो साथ उसके डस्टबिन बना हुआ है, डिलीट पर क्लिक कर दें। ये आपके सामने एक पोर्टल आ गया। इनकम के लिए एक बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान में एन इंडिविजुअल कैन हैव 5 काइंड्स ऑफ इनकम सोर्सेज। 5 तरह से इनकम आप कमा सकते हैं। पहला सोर्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो सैलरी है, जो कि हम में से बहुत सारे लोग, उनका यही सोर्स है। दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपका कोई मकान है, कोई प्लाजा है, कोई दुकान है, किराए पे दी हुई है। तीसरा सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई कारोबार आपको ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चौथा सोर्स है कैपिटल गेंस, आपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे हैं, PSO के, PIA के, बैंक ऑफ पंजाब के, DG सीमेंट के, किसी के भी शेयर्स खरीदे हैं। शेयर खरीदा था 100 का, वो आपने बेच दिया 115 रुपये का, 15 रुपये आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जनरली वो टैक्स एट सोर्स कट जाता है, वहीं पे कट जाता है। खैर, उस पर हम बाद में आते हैं। और जो आखिरी सोर्स है उसको लिखा हुआ है, अगर आप लेफ्ट कॉलम में देखते जाएं, अदर सोर्सेज। कोई ऐसी इनकम जो इन चारों में नहीं आती, वो अदर सोर्स है। एक बंदा है, उसके घर के ऊपर कोई मोबाइल टावर लगा के चले गए हैं यूफोन वाले, उसको मंथली पेमेंट होती है, वो उसकी अदर सोर्स इनकम है। एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, साथ उसके MCB बैंक की ब्रांच है, वो कहते हैं जी इधर आके आप गाड़ियाँ पार्क कर लें और हम आपको इतना किराया दिया करेंगे वगैरह वगैरह, वो उसका अदर सोर्स है। कोई ऐसी इनकम जो इन 4 में नहीं फॉल करती। लेफ्ट पर आप देख रहे हैं ब्लू में सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये 5 सोर्स हैं जिससे आप इनकम कमाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो सैलरी है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वास्ता इसके साथ है, 70-80% लोगों का वास्ता इसी के साथ है, तो हम इस पर बात करते हैं। पहले इसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। सैलरी में अगर आप देखें, ये आपके सामने इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें पे, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन। एक बात आप ज़हन में रखें कि जितनी भी रिटर्न आप जमा करवाते हैं, जितनी भी डिबेट टैक्स पे होती है, ये पर एनम होती है, साल में होती है। पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर है, दैट बिगिनस फ्रॉम जुलाई 1 एंड एंड्स ऑन फॉलोइंग ईयर्स जून 30th। मिसाल के तौर पर 2030 जून तक जो टैक्स ईयर ख़त्म हुआ है, ये शुरू हुआ था पिछले साल की 1 जुलाई को। ठीक है, तो आपने अगर इधर सैलरी लिखनी है, तो ये आपने कितने अरसे की लिखनी है? 1 साल, 12 मंथ्स। यानी आपकी जितनी भी सैलरी आई है, आपके पास पे स्लिप्स मौजूद हैं, उनको सबको आप ऐड कर लें। कहीं कन्वेंस लगा है, कहीं कन्वेंस नहीं लगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वो 12 महीने ही है ना, आप एक कागज़ पर लिख के भी उसको जमा कर सकते हैं, एक्सेल में भी जमा कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी आपने यहाँ लिख देनी है। यहाँ पर ये जो 7 छोटा सा कॉलम बना हुआ है, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, दिस अमाउंट इज़ ऑफ मेडिकल अलाउंस। पाकिस्तान के अंदर अब एग्जाम्पशंस बहुत कम हैं, उनमें से एक जो एग्जाम्पशन रह गई हुई है वो मेडिकल अलाउंस की एग्जाम्पशन है। हाँ, एक एग्जाम्पशन और भी है जिसको आप कहते हैं स्पेशल अलाउंस, जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए होता है, TADA जिसे कहते हैं, वो आपको एग्जाम्प्ट है। वो एग्जाम्प्ट क्यों है? क्योंकि आपने दफ्तरी कामों के लिए वो अलाउंस लिया है, ज़ाती फ़ायदा तो उसमें कोई नहीं था आपका। तो अगर आपको 10,000 रुपया मिला है कि जनाब पिंडी से होके आए, ये काम करके आए, दैट इज़ टोटली एग्जाम्प्ट। उस रकम को आप यहाँ डाल देते हैं, और अगेन ये भी कितने अरसे के लिए होगी? 1 साल के लिए, पूरे साल की अमाउंट। अगर 2,500 रुपया कन्वेंस अलाउंस है, तो साल में उसको एनुअलाइज मल्टीप्लाई कर दें आप 12 से, तो वो 30,000 रुपया बन जाएगा। 30,000 अब यहाँ लिख देंगे, तो आपकी जो अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है वो बन जाएगी, ये मैंने 30,000 लिख दिया है, और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें कैलकुलेट के ऊपर, तो जो
टैक्सेबल अमाउंट बनेगी मेरी वो, अब जब इंटरनेट थोड़ा सा 8,70,000 देख रहे हैं, वो 8,70,000 बन गई, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। पाकिस्तान में सैलरी के ऊपर 6 लाख रुपए तक देयर इज़ नो टैक्स, ज़ीरो टैक्स। वो टैक्सेबल है, सारे अलाउंस टैक्सेबल है। मैं बता रहा हूँ, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल अलाउंस के अलावा सब कुछ टैक्सेबल है। उस पर आते हैं सर। हाँ हाँ, तो अगर वो ट्रैवलिंग अलाउंस TADA जो मिलता है सर, वो एग्जाम्प्ट है टेक्निकली, वो काटते हैं, वो फिर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालते होंगे, इस वजह से वो काटते हैं 10%। उस पर मैं आता हूँ सर। इस पर जिस तरह आप विजिटिंग लेक्चर पढ़ाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसके ऊपर भी फ्लैट रेट लगता है, उसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। वो एक फ्लैट रेट है रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम साल की 2 लाख हो, 6 लाख हो, 60 लाख हो, उस पर एक फ्लैट रेट 10% उन्होंने काटना ही काटना है। 10,000 रुपया तो उसमें से 9,000 मिलेगा आपको टैक्स कट के। अच्छा जी, ये हमने लिख दिया, ये कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, टैक्स लाइबिलिटी ये खुद कैलकुलेट कर देगा। हालांकि टैक्स के रेट्स मौजूद हैं, आपको रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जो टैक्स का स्लैब रेट है वो 2.5% है। 12 से 24 के दरमियान आई थिंक कितना है जी, 12%, 12.5% है, जो एक्सेसिव अमाउंट होगी, पूरी अमाउंट पे नहीं। लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम ये खुद करेगा, पोर्टल कर लेगा। बिज़नेस में ये वही तफसील है जो सर ने आपको बताई थी कि अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, कोई कारोबार है, वो चीज़ें डालेंगे। लेकिन मैं इनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा कम है, हम अपने सैलरीड पर्सन के ऊपर रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये नीचे टैक्स चार्जेबल पे आ जाए। इसके अंदर इस जो टैक्स की रकम है, देखें 2 चीज़ें हैं, एक है टैक्सेबल इनकम, एक है टैक्स लाइबिलिटी। अभी तक जो बात की है वो हमने की है टैक्सेबल इनकम पे, कि मेरी आमदनी कितनी है जिस पे टैक्स लगना है। अब हम बात करेंगे टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, जितनी इनकम थी उस पर टैक्स लगना कितना है। ठीक है, ये 2 अलग चीज़ें, इनको हमने मिक्सअप नहीं करना। अच्छा जी, ये डिडक्टिबल अलाउंसेज हैं। अगर आपने सेक्शन 60 के तहत कोई ज़कात अदा की है और वो एक लंबी चौड़ी चीज़ है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए, फिर वो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। यानी अपनी इनकम में से माइनस आप बहुत कम चीज़ें कर सकते हैं। 1-2 चीज़ें हैं जिनमें एक ज़कात है, ये नीचे बाकी भी लिखी हुई आ रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद टैक्स चार्जेबल, टैक्स रिडक्शंस। यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो टीचर हजरात हैं वो यहाँ लिखते हैं कि जी पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 75% तक टैक्स लाइबिलिटी माफ़ थी। यानी अगर आपके ऊपर 10,000 रुपया टैक्स है तो आपने सिर्फ 2,500 देना है उस ज़माने में। फिर ये कम होकर 40% पे आ गई। अगर 10,000 रुपया टैक्स है तो 40 माफ़ है, 60% देना है, 6,000 रुपये देना है। अब ये जो चल रहा है ये 25% तक माफ़ है, पता नहीं ये भी शायद कभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल है। तो अगर 10,000 रुपया टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्सेबल इनकम नहीं, टैक्स लाइबिलिटी, अगर 10,000 रुपया टैक्स लाइबिलिटी है तो 2,500 माफ़ हो जाएगा और 7,500 आपने टैक्स देना है। लेकिन इसका आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 50,000, अभी आप देखें इस पर ये लिख नहीं रहा मेरे पास, आप कुछ भी लिख दें अपने दिल खुश करने के लिए, ज़्यादा बड़ी रकम लिख दें, कितना टैक्स मुझे माफ़ है, वो खुद ही एडजस्ट करके उधर ले आएगा जितना माफ़ है। तो इसलिए आपने इस पर घबराना नहीं है। ये सर लिख नहीं रहा, इट्स नॉट। चलें मिसाल के तौर पर ये देखें। अच्छा जी, ये मैंने देखें 50,000 लिख दिया है, अपनी तरफ से मैंने 50,000 लिख दिया कि जी मुझे टैक्स 50,000 माफ़ है। अब मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ, उसने देखें कितना कर दिया, 1691। तो इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको पता है कि जनाब इससे ज़्यादा टैक्स, यानी जितना टैक्स आपका बनता था ना, ये 25% है उसका, उसने 25% माफ़ कर दिया। ये कोई 6-7 हज़ार के बीच बनता होगा इस इनकम के हिसाब से, उसने खुद ही एडजस्ट कर दिया। तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने कि कोई डोनेशन वगैरह दिए हुए हैं तो उस पर आपको टैक्स में कुछ कंसेशंस मिल जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें अब आपके साथ इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ये देखें, ये लिखा हुआ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन दिस, 11,000 समथिंग ये टैक्स है जी। और नीचे आते जाएं, मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड करवाइए उस पर टैक्स। ये मुख्तलिफ एक लंबी लिस्ट है, अगर इसको हम पढ़ें तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बिजली के बिलों पे टैक्स, आम तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन की ऐप से टैक्स सर्टिफिकेट निकल जाता है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें मोबिलिंग के ऊपर आप साल का आपने 10,000 रुपये का बैलेंस यूज़ किया है, 20,000 का बैलेंस यूज़ किया है, तो आप गूगल लिखें, जैज़ वर्ल्ड ऐप है जिस तरह जैज़ की, या कोई हर कंपनी ने अपनी ऐप बनाई है, उस पर लिखें टैक्स सर्टिफिकेट। 2023 का वो टैक्स सर्टिफिकेट बता देगा कि इस साल आपने 25,000 रुपये का बिल यूज़ किया है, उसमें से फ़र्ज़ कर लें 3,000 रुपये आपका टैक्स बनता था। ठीक है, वो 3,000 रुपये आप इधर लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि जनाब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे, टेलीफोन पे इतना टैक्स पे किया हुआ है। जी जी, सब पे उसको
ये अगर आप देखें तो लंबी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सब पे होता है सर। डाटा सर उनके पास अच्छा ये देख लें, ये कंप्यूटेशंस पे मैं आ गया हूँ। कंप्यूटेशंस इसके अंदर देखें सारी तफसील है कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी थी, इतनी 30,000 रुपया उसमें से एग्जाम्प्ट था और इतनी रकम पे आपका टैक्स लगना था। ठीक है, इसके बाद नीचे रकम दे दी है उसने कि टैक्स चार्जेबल इतना बनता था 7,000 समथिंग, नॉर्मल टैक्स इतना बना है 1691 रुपये आपको टैक्स उसने देखें लिखा हुआ है रिडक्शन में कि ये आपको मुआफ़ हो गया है। और एंड पे वो आपको रिफ़ंडेबल भी बता देता है अगर कोई है। अगर आप देखें तो ये रिफ़ंडेबल आ रहा है 8,400 समथिंग, यानी आपके पैसे हुकूमत की तरफ बन रहे हैं। अगर आप लेना चाहें, आप में हिम्मत है तो आप ले सकते हैं जाके। अच्छा जी, जो इसका अब ये एक पोर्शन हो गया है। वैसे रिफंडेबल टैक्स इतनी आसानी से रिफंड नहीं होता। जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो मिलियंस के अंदर टैक्स होता है तो वो जाके रिफ़ंड कर देते हैं। ज़ाहिर उनमें 2-4 लाख उनकी भी आपको खिदमत करनी पड़ जाती है। तो जो 8-10 हज़ार रुपया टैक्स रिफंडेबल, आप वैसे ही उसको सवाब की नीयत से छोड़ दें। अच्छा जी, इसके बाद जो बड़ा पोर्शन है, जो बड़ा क्रूशल है, ये वेल्थ स्टेटमेंट है। आपके जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उसकी तफसील है। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों से गलती ये होती है कि वो अपने एसेट्स ठीक डिक्लेयर नहीं करते पहली साल जब वो टैक्सेस के अपने से रिलेटेड अपने एसेट्स सही से डिक्लेयर नहीं करते तो बड़ी परेशानी बन जाती है। किसी बंदे से टैक्स रिटर्न जमा करवाई, उसने जनाब बस सीधा लिख दिया कि जी इसके इतने के एसेट्स हैं। अच्छा, बाद में वो बंदा कहता है यार मेरे पास तो गोल्ड भी पड़ा हुआ था, मेरा फलाना प्लाट उसने लिखा। तो फिर टैक्स अथॉरिटीज़ वाले आपको परेशान कर सकते हैं कि आपके पास अब ये प्लॉट किधर से आ गया, इसकी मनी ट्रेल दें। ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, मनी ट्रेल, पैसा किधर से आया? ये ऊपर से आसमान से तो आपका कोई प्राइस बॉन्ड तो नहीं निकल आया ना। प्राइस बॉन्ड भी निकला तो दिखाना पड़ेगा इसमें, रसीदा गढ़ वो कह सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी डिटेल जो है ना वो आपको देनी पड़ेगी। वेल्थ स्टेटमेंट में देखें 3 हिस्से बने हुए हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में आप जनरली अपने खर्चे, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया है, अपना किराया कितना, बिजली का बिल, गैस का बिल वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग इसमें इतनी ज़्यादा निटी ग्रिटीज़ में नहीं जाते, लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाते। एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस, जिस तरह 9 लाख अगर सर ने लिखी है अपनी इनकम, तो वो कहते हैं जी मेरा 5 लाख रुपया एक्सपेंस हो गए, बिजली का बिल, गैस का बिल वगैरह वगैरह। बकाया पैसे वो डाल देते हैं सेविंग में, उससे उनके एसेट्स जो हैं, इससे अगला टैब अगर आप देखें पर्सनल एसेट्स, ये बढ़ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास लंबी तफसील है, ये बड़े एहतियात से बनानी चाहिए। आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन है तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, उसको ऐड कर दें। कहीं पे भी है, पत्तों की में है, रनाला खुर्द में है, जिधर भी ज़रूरी ज़मीन पड़ी हुई है लिख दें, इतने कनाल, इतने मुरब्बे जो भी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, कोई आपका रिहायशी मकान है, कोई प्लॉट है, कोई कमर्शियल प्लॉट है, लाजमी यहाँ पर मैंशन करें। ख़ास तौर पर जब पहली दफ़ा रिटर्न जमा करा रहे हैं उसमें तो लाजमी करें, क्योंकि अगले साल इसी ने आगे कैरी फॉरवर्ड होना है। अगले साल नहीं आप उसमें ऐड करेंगे ना। इक्विपमेंट, कोई आपका बिजनेस से कोई अलावा कोई इक्विपमेंट है, एनिमल। इन्वेस्टमेंट में आपके जितने बैंक अकाउंट्स हैं, और ये नीचे देखें इसमें IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आपका आ रहा है, वो डाल दें। आपका 4 बैंकों में अकाउंट है तो उसका 30 जून 2023 का जो बैलेंस है वो लिखना है आपको। 30 जून 2023 का बैलेंस, अगर आपको नहीं पता फ़ोन करें हेल्पलाइन पे कि जी मेरा ये इस डेट का बैलेंस क्या था, वो आपको बताएंगे, वो आपने फीड करना है। ठीक है, वो आजकल मोबाइल ऐप से स्टेटमेंट भी निकल आती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसमें लिख देना जितना भी बैंक में पैसे थे। ठीक है जी। इसी तरह नीचे मोटर व्हीकल, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, 2 हैं, 4 हैं, उन गाड़ियों का नंबर, उनका मॉडल, उसकी मेक, होंडा ने बना के दिया है, सुजुकी ने बना के दिया है, वो इसमें आपने डाल देना है। कैश लिख देना है। जो सियाने लोग हैं वो आमतौर पर एक काम करते हैं कि जनरली अपने एसेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं। पहली दफ़ा गोल्ड जो है ना वो लिख देते हैं 30 तोले, चाहे उनके पास अभी नहीं है। इसलिए लिख देते हैं कि जब आप अगले साल कोई एक प्लाट खरीद लेंगे बैरिया ऑर्चर्ड में, तो वो आपसे कहेंगे पैसे कितों आए ताड़े को, इसकी मनी ट्रेल दें। फिर आप ये कह सकते हैं कि जी वो जो 30 तोले था गोल्ड, 2 लाख रुपये तोला, उसमें से मैंने 20 तोले बेच दिए, 40 लाख रुपये उधर से आए, मिसाल के तौर पर। तो ये एक सेंसिबल एक उनका तरीका होता है, वो इस तरह करते हैं। कैश भी ज़्यादा लिख देते हैं क्योंकि कैश इतना डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होता। आप कह सकते हैं कि मेरे घर पे मेरे पास 25 लाख रुपये कैश पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। हाँ, वो अलग बात है, घर पे वो लेने भी आ सकते हैं आपसे 25 लाख। अच्छा जी, फिर ये आपके एसेट्स टोटल आगे देखें, इनका आप सम कर लेंगे। आखिर में आपने जो पोर्शन है वो है रिकनसाइल करना है आपने इनको। इस साल के एसेट्स इधर लिख दिए, पिछले साल के एसेट्स आपने नहीं लिखने, ये खुद ही ले जाएगा। ये पीछे से खुद ही कैरी फॉरवर्ड करके आपके एसेट्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ वो बता देगा। 2 लाख, 4 लाख, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो वो पूछ सकते हैं आपसे किधर से इतना इंक्रीज़। नॉर्मल टैक्स की रकम, ये वही सैलरी की रकम लिख देंगे। एग्जेम्प्टेड वही, जिस तरह मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है वो लिख देंगे। नीचे आ जाएँ, कोई विरासत में आपको मकान प्लाट मिला है वो लिख दें, इनहेरिटेंस। कोई गिफ्ट मिला है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आउटफ्लोज़ में आपने जो पर्सनल खर्चे किए हैं वो लिख सकते हैं।
आखिर में आपका जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है इट मस्ट बी ज़ीरो। अगर आपका जो रकम है ये ज़ीरो नहीं होती तो आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये सबमिट नहीं होगी। इसको ज़ीरो करना ही करना है, यानी आपके ख़र्चे और आपके एसेट्स और आपकी इनकम ये आपस में रिकनसाइल होना, मैच करना लाजमी है। आई थिंक ये काफ़ी है आज के लिए। अगर कोई सवाल है किसी दोस्त का तो वो ही इज़ वेलकम टू आस्क। यहाँ ऊपर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट आप कर सकते हैं। और पिन के ऊपर आपको एक पिन देनी पड़ती है, आपका 4 हिस्सों का पिन, वो चेंज भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। इसको प्रिंट पे क्लिक करें, मिसाल के तौर पर आप अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, ये प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, ये मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास PDF इसका ना डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट करके अपने पास उसको आप रिकॉर्ड में रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहले फौरन सबमिट ना करें, पहले सेव कर लें कुछ, बाद में भी हो जाती है प्रिंट, सबमिट करने के बाद भी प्रिंट हो जाती है। जो आपने सबमिट किया है ना पिछले 4 सालों में वो भी अब मौजूद है। एक सवाल है कि एक नॉर्मल बंदा पहले बनी कर रहा है, उसको इतना माहिर, हाँ वो ना करे, वो सबमिट ना करे, वो सेव कर ले, सेव करके दिखवा दे, हाँ किसी समझदार बंदे को दिखा दे, उसके बाद उसको सबमिट करो। ठीक है जी, कोई सवाल? कोई सवाल हाँ नहीं, जनरली नहीं मांगते वो। हाँ वो कोई बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप ऐसी अमाउंट बता दें जो समझ में ना आए, फिर जनरली नहीं मांगते। सैलरीड पर्सन को इतना छेड़ते नहीं है। सैलरीड पर्सन की सीधी सीधी टैक्स रिटर्न होती है, टैक्स भी पहले से कटा होता है, तो उसमें इतनी टैक्स इवेजन नहीं कर सकता। जो बिजनेसमैन है, जिसकी शुगर मिल रहा है, जिसकी फ्लावर मिल रहा है, उनके करोड़ों रुपए में टैक्स होता है, तो वो 2, 4, 5 लाख किसी वकील को अफसर को दे के उसको आगे पीछे करा लेते हैं, इसलिए उनका ऑडिट करते हैं वो ज़्यादातर। सैलरीड पर्सन के पास इतना कुछ होता ही नहीं। बैंक अकाउंट में थोड़ा सा फ्लक्चुएट ज़्यादा फ्लक्चुएट होना, इनफ्लो और आउटफ्लो जी हाँ, तो वो भी उसको पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मेरे अकाउंट में एक बंदा पैसे भेज रहा है किसी और के लिए, तो ये गलत है। आप ना जब आप फाइलर बन गए हैं फिर ये समझदारी नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त है कहता है यार अपना अकाउंट नंबर दें, उधर मैं पैसे ने भिजवाने ने, वो किसी और के पैसे आपके अकाउंट में अगर आ रहे हैं तो कल को आपसे पूछ सकते हैं जनाब ये पैसे किधर गए और किधर से आए थे, इस पर आपने टैक्स दिया है, तो उस पर थोड़ा सा मुहतात हो जाना चाहिए। बच्चों के लिए जी सर, स्टेटमेंट बनवाते हैं जी, और बाहर जाने के लिए तो वो कहते हैं कि आपको 60 लाख रुपया आपके अकाउंट में रख देते हैं जी, 2 माह के लिए इतने पैसे देते हैं, वो पैसा रखवाना चाहिए या नहीं, या उसकी क्या रेमेडी है, उसको किस तरीके से निकाल करना चाहिए? आपने बच्चे को दिया उसको शो कर सकते हैं आप। नहीं, आपने बच्चे को बाहर भेजा, हाँ बिल्कुल, उसके बैंक स्टेटमेंट के उसकी लिए। बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास तो 60 लाख रुपया नहीं, आपने वो आपको ना बैंक वाले कर लेते हैं कुछ ना बैंक वाले कुछ। कुछ करके देते हैं, उसके कुछ फी चार्ज करते हैं। अगर आपके अकाउंट में 60 लाख रुपया आ गया है तो ये नहीं टैक्स वाले पूछेंगे कि काम आया कहाँ सर ये वैसे तो कोई सही बैंकर से आना बता सकता है। जनरली आम जो बंदा होता है ना, मतलब मैं अपनी टैक्स रिटर्न में इस तरह इनकम शो नहीं कर सकता। अगर वो मेरे पैसे नहीं हैं और मेरे अकाउंट में आ गए हैं तो बिल्कुल टैक्स रिटर्न वाले, टैक्स वाले पूछ सकते हैं आपसे। मैंने अपने वकील से ये पूछा था, उसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, उसने कहा ये नहीं हम कर सकते। हाँ बिल्कुल सही, उसने ठीक ही कहा वैसे आपको, क्योंकि आप उसूली तौर पर FBR देखें कि अलग सिस्टम है, बैंकों का सिस्टम एक अलग है। वो बैंक करते हैं, शायद वसीम साहब बैंकर हैं, इनको शायद पता हो इसका जी, तो वो टैक्स के हिसाब से मुश्किल बन सकती है उसमें। अच्छा लोन शो करेंगे तो रीपे कब किया आपने, वो भी शो करना पड़ेगा बाद। वो तो फौरन रीपे हो जाएगा ना, क्या वो उसको मिला वीजा मिला नहीं तो वो रीपे हो जाएगा। सही सही हो गया। तो बीच में ही पे आउट हो गया, नंबर वाले तो वहीं पे इग्नोर हो जाता है। लेकिन लोन वाली जो बात कर रहे हैं ना सर, लोन इस तरह नहीं शो किया जाता। लोन सिर्फ किसी ब्लड रिलेशन मेरे 7E पे उन्होंने मैंने फाइल करके ना प्रॉपर्टी डाल के मैं सेव कर दिया, वो डिलीट हो गई सारी। वो इन्होंने अपनी नया सिस्टम निकाला, वो कह रहे 7E पे एंटर करें, उधर से डिलीट कर दिया जो प्रॉपर्टी वाला कॉलम आप चलें वो मैं बताता हूँ, उसको देख लेते। अभी बच्चों को छोड़ देते हैं, इन्होंने जाना भी है। तो उसके बाद थोड़ा चलें, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास है अगली। बहुत शुक्रिया सब लोगों का, थैंक यू सो मच सर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।